हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं स्पेशल पॉलिटी क्लास। ये क्लास जो है बिहार पुलिस और बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है फ्रेंड्स कि इस बार जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की भी बहाली आने वाली है और बीएसएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पॉलिटी का क्लास लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिटी के क्लास को आप लोग देखिएगा। इस पॉलिटी क्लास से प्रश्नों को इस तरह व्याख्या किया गया है कि आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और शानदार तरीके से किया गया है और साथ ही साथ इसका शानदार आपको नोट्स भी दिया जाएगा, और जो कि इस वीडियो के बीच में ही हम आपको एक लिंक देंगे, उस पर क्लिक करके वो पीडीएफ का नोट्स ले सकते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चलिए हम आपको लिख कर इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट करके उसको याद कर जाइए। तो इसको समझाते भी हैं कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम समझाते हैं कि पहले राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह क्या है और उसके बाद जयप्रकाश नारायण से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में उसको समझा देते हैं। इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। जो नहीं पता हो उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए। तो देखिए, हुआ क्या था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस दिन जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो दिल्ली थे और दिल्ली के रामलीला मैदान में वो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। और उसका नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? तो 25 जून 1975, इसी दिन राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल आपको फ्रेंड्स पता होगा कि 21 मार्च 1977 को हटा लिया गया था। 21 मार्च 1977 को हटा लिया गया था, टोटल 21 महीनों के लिए लगा था और इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लगाया गया था। चलिए हम आपको बताते हैं अब एक एक करके जयप्रकाश नारायण से बढ़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि बिहार समाजवादी दल या बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, पूछा ही जाता है, तो 1921 में हुआ था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह के द्वारा और आचार्य बैनीपुरी के द्वारा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछा जाएगा तो 1934 में हुआ था। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इनके द्वारा 1952 में हुआ था और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत बहुत बार पूछा भी गया है कि संपूर्ण क्रांति की नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 25 जून 1974 को हुआ था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 25 जून 1974 को हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था इनका संपूर्ण क्रांति की शुरुआत? तो पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की नेतृत्व अभी बताए हैं कि 25 जून 1975 को ये किए थे दिल्ली के रामलीला मैदान से। ये भी आपको लिख लेना है। अगला देखिए, छात्र आंदोलन की के नेता तो यही थे और छात्र आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 18 मार्च 1974 को हुआ था। ये आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये भी कितना बार पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पॉइंट वाइज कर दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसका हम एक आपको शानदार पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा कर आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत ही शानदार है। देखिए, पूछा गया है कि भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। तो हम आपको पहले एक एक करके बताते हैं कि भारत में आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है। तो भारत में आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। एक तो 1962 में लगा है, ठीक है। दूसरा 1971 में लगा है और तीसरा 1975 में लगा है, ठीक है। तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो 1975 में लगा था, ठीक है। चलिए हम आपको लिखकर पॉइंट वाइज करके देते हैं, क्योंकि उसको आप लोग देखेंगे तो वहाँ से याद भी हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार व्याख्या इसका हम किए हैं। देखिए, आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग कितना में है? पहला तो पॉइंट यही पूछा जाता है। तो संविधान के भाग 18 में है। अनुच्छेद कितना से कितना के बीच? तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। ये आपको याद रखना है पहला, ठीक है। दूसरा ये याद रखना है कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है और ये अब तक 3 बार लग चुका है। जैसे कि हम आपको बताया कि एक लगा था 1962 में, दूसरा लगा था 1971 में और तीसरा लगा था 1975 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए देखिए ये कब लगाया जाता है? तो युद्ध के दौरान या बाहरी आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितना के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगाया जाता है। अब तक जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में 130 से अधिक बार लगाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला देखिए, वित्तीय आपातकाल के बारे में सुनिए। 3 तरह के आपातकाल होता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 300 अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और भारत में अभी अब तक एक बार भी नहीं लगा है। ये आर्थिक संकट की स्थिति में ये लगाया जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कब-कब लगा ये आपको पता होगा।
उसके बाद हम बताए थे कि तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसके बारे में थोड़ा बातें आपको हम बता दें। तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, भी बताए भी थे कि 25 जून 1975 को लगा था, 21 मार्च 1977 को हटाया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर से लगाया गया था। ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर, यह भी याद रखना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद कितने के तहत और किसकी सिफारिश पर, तो अनुच्छेद 356 के तहत और राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, बिहार में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप लोग पॉइंट वाइज कर लीजिएगा। तो बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लग चुका है। मणिपुर में भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, टोटल 11 बार लगा है। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आते होंगे। फ्रेंड्स, चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सारा क्लास जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का हम प्रतिदिन डाल रहे हैं और सारे प्रश्नों का व्याख्या इसी तरह करा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो है काशीराम है। कौन है? काशीराम है। बीएसपी की स्थापना काशीराम के द्वारा किया गया था और याद रखना है 1984 में। अब चलिए कुछ आपको राजनीतिक दल बताते हैं, उसकी स्थापना और स्थापना वर्ष बताते हैं। देखिए, व्याख्या जो है बहुत ही शानदार किया गया है, आप लोग देखकर खुश हो जाइएगा। देखिए, पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम उससे पहले एक बात सुनिए, भारतीय जनसंघ के बारे में सुनिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा कि 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस हम लोग आज देख रहे हैं, इसका मूल नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसकी स्थापना 1884 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, ठीक है, एओ के द्वारा। लेकिन इसका नाम बदला गया 1885 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और एओ इसके संस्थापक रहे हैं। उसके बाद याद रखना है कि ये इसका नाम कहाँ परिवर्तित किया गया था? तो गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्या कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये भी याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म हो गया, यहाँ तक ही प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा जाता है। अगला आपको ये याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। चलिए और भी कुछ राजनीतिक दल बताते हैं, इसको याद कर लेना है। अगला याद रखना है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि प्रश्न पूछा भी गया था, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 2012 में हुआ था, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा। सारा ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो कि टीएमसी है, वो ममता बनर्जी का, वो उसकी स्थापना जो हुआ था 1998 में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, आगा खा और सलीमुल्लाह खा के नेतृत्व में। अगला पार्टी याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भारत ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना 1949 में हुआ था, सीएन अन्नादुरै के द्वारा। शिवसेना की स्थापना 1966 में हुआ था, बाल ठाकरे के द्वारा। और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुआ था 1982 में, एनटी रामाराव के द्वारा। जनता दल की स्थापना हुआ था 2003 में, शरद यादव और नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारकर याद कर जाइए, या हम इसका एक नोट्स दे रहे हैं, उसको प्रिंट आउट करवाकर याद कर जाइए। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो बीपी सिंह ने, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा ये लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है कि मंडल आयोग क्या था? तो मंडल आयोग जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था का बात करता था, ठीक है। चलिए मंडल आयोग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, प्रश्न जो पूछा गया था मंडल आयोग से, उससे जितने भी पॉइंट बन सकते हैं हम यहाँ पॉइंट वाइज किए हैं। देखिए, मंडल आयोग जो था, यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, ठीक। क्या था? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, ठीक है। और इसका गठन 1 जनवरी 1979 को किया गया था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जब थे उस समय किया गया था, ठीक है। अब देखिए, मंडल आयोग को जो है, इसका गठन अनुच्छेद कितने के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और किसकी अध्यक्षता में? तो बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के अध्यक्षता में। ये भी पूछता है किसकी अध्यक्षता में मंडल आयोग की सिफारिशों को तैयार किया गया था? तो बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के अध्यक्षता में। अब देखिए, 1979 में गठन हुआ था मंडल आयोग का, रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ 80 में और लागू हुआ 1990 में। कब लागू हुआ? 1990 में। ये तीनों वर्ष आपको याद रखना है। गठन हुआ 1979 में, रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ 80 में और लागू हुआ 1990 में। और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की बात करता है? तो 27%। ये आपको याद रखना है। किस प्रधानमंत्री के समय? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह के समय जो है ये लागू किया गया था। अब देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। काका कालेकर आयोग उस आयोग का नाम था, तो ये आपको याद रखना है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था, काका कालेकर आयोग था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वो मंडल आयोग था। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद कर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको कॉपी में लिख भी लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो देखिए, ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था। तो सोवियत संघ की तरफ से कोसिजन ने भाग लिया था, कोसिजन के द्वारा भाग लिया था। और इस ताशकंद समझौता जो हुआ था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। इसी ताशकंद समझौता के अगले दिन जो है 10 जनवरी को ये समझौता हुआ था। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए ताशकंद समझौता के बारे में बताते हैं, पंचशील समझौता के बारे में बताते हैं और शिमला समझौता के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये तीनों समझौता से प्रश्न एग्जाम में बहुत ही आता है। देखिए, ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान थे। सोवियत संघ के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिया था? तो कोसिजन ने भाग लिया था। ठीक है। अगला देखिए, शिमला समझौता के बारे में थोड़ा ध्यान से समझ जाइए। शिमला समझौता जो हुआ था 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था और हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में हुआ था। ये आपको याद रखना है। उसी तरह पंचशील समझौता से ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। भारत और चीन के समय हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उस समय चाउ एन लाई थे। कौन थे? चाउ एन लाई थे पंचशील समझौता में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से और चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे, और जो कि चीन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाई थी? तो इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल जो है 1975 में लगाई थी। चलिए हम आपको एक करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला आम चुनाव हुआ था, पहला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 जो है सीटें प्राप्त हुई थी लोकसभा की। ठीक है। और वही दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सीटें प्राप्त हुई थी वो हुई थी 300, आपको याद रखना है। उस समय प्राप्त हुई थी 361। क्या प्राप्त हुई थी? 361। और तीसरा जो आम चुनाव हुआ था 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और देखिए, जो तीसरा आम चुनाव का जो कार्यकाल था, इसी कार्यकाल में 1964 में मृत्यु हो जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। फिर इसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1966 में जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और 1966 में मृत्यु होती है तो फिर 13 दिन के लिए बनते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। और 1966 के बाद जो है 1966 के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री मर जाते हैं तो उसके बाद इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनती है। और उसके बाद जो है ये तीसरा जो कार्यकाल था, इसमें 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है। और उसके बाद इंदिरा गांधी का आगमन हुआ और इंदिरा गांधी का आगमन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि 1967 में चुनाव हुआ एक। ठीक है। और 1967 में चुनाव हुआ। उसके बाद 1971-72 वाला जो चुनाव था उसमें जो है इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन वही जो है 1977 का चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी। ठीक है। क्यों हारी थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के कारण ही जो है 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो हार गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला आम चुनाव जब हुआ था वो भी याद रखना है कि 1952 में हुआ था, दूसरा 1962 में हुआ था, तीसरा 1967 में हुआ था, चौथा 1972 में और पाँचवा जो हुआ था 1977 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो ये आपको याद रखना है, केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 में। चलिए बताते हैं कि करके। देखिए, पहला जो गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी थी वो केरल में बनी थी 1957 में। ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री जो थे एमएस नंबूदारीपाद थे। ठीक है। और जो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे, यानी सीपीआई से संबंधित थे। सीपीआई का गठन 1925 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में पहला गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में गठित हुआ था? तो केरल में। कब हुआ था? 1957 में। और मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो नंबूदरीपाद बने थे। और राजनीतिक दल जो था वो कौन था? ये जो चुनाव जीता था वहाँ पे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। भारत में पहला ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी यहाँ पे। ये आपको याद रखना है। ये सरकार ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ये गिर जाती है। और उसका देखिए, केंद्र में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1977 में बनी थी, जैसे कि अभी हम आपको बताए भी थे। चलिए एक करके फिर से बताते हैं वो सारी घटनाओं के बारे में कि कैसे केंद्र में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। सब लोग ध्यान से समझेगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, देखिए हुआ क्या था कि 1952 के चुनाव में जो है 1952 के चुनाव में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। 1957 का जो जो चुनाव होता है उसमें भी बम्पर जीत हासिल होता है। और उसके बाद 1962 का जो चुनाव होता है उसमें भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जीतते हैं। लेकिन 62 के जो चुनाव के बाद जो है 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 66 में लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं प्रधानमंत्री, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। 1967 का जो चुनाव था 1967 का जो चुनाव था 1967 का चुनाव, इसमें जो है इंदिरा गांधी जीतती है। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो 1969 में विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1969 में, जिसमें कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के रूप में ये विभाजित हो गया था। कांग्रेस ओ में जो थे बुजुर्ग लोग शामिल थे, पुराने लोग शामिल थे, और कांग्रेस आर में युवा लोग शामिल थे। और इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस आर की सदस्य थी। अब देखिए, आपको ध्यान देना है कि 1967 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ
71-72 में, तो 72 वाला जो चुनाव हुआ था 1971-72 में, तो उसमें इंदिरा गांधी भारी बहुमत से सरकार बनाती है। लेकिन इनका एक इनके कार्यकाल में गलती ये होता है कि इनके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, जो कि उस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करके जो है भारत पर बहुत अत्याचार करती है। और उसके बाद 1977 में जो है 1977 में जो है भारत की जनता जो है इसको जो है बुरी तरह हराते हैं। और जो है 1977 में जो है भारत केंद्र में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 में। तो ये आपको याद रखना है। पहला आम चुनाव 1952, दूसरा 1957, तीसरा 1962, चौथा 1967, ठीक है, और पांचवा 1972 और छठा याद रखना है 1977, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1977 का जो चुनाव था उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनती है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? गैर कांग्रेसी सरकार की जनता पार्टी की उस समय चुनाव जीती थी, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। याद रखना है, आपातकाल 1975-77 के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ और बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, कुछ और बातें ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको ध्यान से समझ जाइए। 1957 में केरल में जो बनी सरकार दुनिया की पहली ऐसी कम्युनिस्ट सरकार थी जो लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग, देखिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1959 में केंद्र की सरकार ने विमुक्त संघर्ष के नाम पर केरल की इस पहली गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। कब किया था? 1959 में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए, ठीक है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सॉरी देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो है याद रखना है 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, सबको याद कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स। आप लोग इस प्रश्न को लिख लें या स्क्रीनशॉट मार लें, क्योंकि यहाँ हमेशा डाउट होता है बच्चों का, ठीक है। तो देखिए, यहाँ ध्यान देना है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो राजनीतिक उत्तराधिकारी पूछेगा तो बताना है आपको लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन पूछा जाएगा कि निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए थे, तो गुलजारी लाल नंदा लिए थे, 13 दिनों के लिए थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भी लिए थे और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के भी समय लिए थे। 13 दिन के इसलिए लिए थे क्योंकि 13वीं जो है बीतने के बाद जो है प्रधानमंत्री की चुनाव होता था। तो याद रखना है, नेहरू के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी पूछा जाएगा तो बताना है लाल बहादुर शास्त्री, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो बताना है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ से एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में दिखाई देता है, तो आपका ये डाउट हम दूर कर देते हैं। इसको भी आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए हैं, इसमें जो भी आपको डाउट होता है सारा क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए, ये जो पॉइंट आपको बता रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से याद कर जाइए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में दिखाई देता है। आप लोग खुद देख लीजिए। पहला देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये जो है गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है। फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग बताना है। देखिए, जब वारेन हेस्टिंग जो था गवर्नर के पद पर था तो उसी समय 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो ये जो है बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल ये बन गया, ठीक है। क्योंकि इसके पद को बदल दिया गया, जब ये गवर्नर था तो इसी समय इसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, और पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। इसी तरह देखिए, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो इसके समय 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसके जो पद था गवर्नर जनरल का पद, उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न याद रखना है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी तरह देखिए, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को बदल के वायसराय कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का अंतिम पूछा जाएगा गवर्नर जनरल तो बताना है लॉर्ड कैनिंग। क्या बताना है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय पूछा भी जाएगा तो बताना है लॉर्ड कैनिंग। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताना है? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो क्या बताना है? सी राजगोपालचारी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। चलिए, हम एक टेलीग्राम का लिंक देंगे जल्द ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो आपको याद होगा कि अभी बताई भी थी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। और 2 नंबर पर थी सीपीआई। कौन थी? सीपीआई थी, ठीक है। इसको जो सीटें प्राप्त हुई थी तो 16, और 3 नंबर पर थी एसपी यानी सोशलिस्ट पार्टी थी, इसको प्राप्त हुआ था 12। तो ये आपको याद रखना है कि पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कितने कांग्रेस को सीट मिला था?
तो 364 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई थी, कितना में, तो 489 में, ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर पर कौन थी, तो सीपीआई रह गई थी जिसको 16 सीट मिला था, और 3 नंबर पर थी सोशलिस्ट पार्टी जिसको 12 सीटें मिला था। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए और याद कर जाइए। और उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी बहुत ही अच्छे प्रश्न अभी हम बताए भी थे, ये वाला प्रश्न के बारे में बताकर ही हम आए हैं व्याख्या में, कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था। बताए थे कि जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है तो 1977 में जो चुनाव होता है उसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन ये भी 2.5 साल तक चलता है, ये भी सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी का बना था, तो जनता पार्टी का बना था। उस समय प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ये सरकार जो है, इसकी सरकार जो है 1980 में गिर जाती है, फिर इंदिरा गांधी सरकार में आती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हो जाती है 1984 में, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए भारत के प्रमुख नारे और उनसे संबंधित व्यक्ति बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, प्रमुख नारे और उनके उद्घोषक, तो इनकलाब जिंदाबाद के जो नारा जो था वो भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, लेकिन लिखा किसने था, तो हसरत मोहानी ने। तो ये आपको यही याद रखना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। लोकप्रिय बनाए थे भगत सिंह, लेकिन लिखे थे हसरत मोहानी, ठीक है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो भी प्रश्न पूछा गया था वो वाला है, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगियों को, ये जो है मंगल पांडे के द्वारा नारा दिया गया था। कौड़ो या मरो, सॉरी कर मत दो का नारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा है श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और बंकिम चंद्र, देखिए अगला है वंदे मातरम जो का नारा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो है राज प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा है इनकलाब, सॉरी इकबाल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा दिया गया था, इकबाल के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए जो ये आपको हम कराए हैं, इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एक पैसा का जो है इसका पूरा नोट्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। 87, 88, 28, 10, 28 पर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है, तो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया था दल बदल कानून के बारे में, कानून कब आया था, तो 1985 में आया था। कब आया था, 1985 में आया था, ये आपको याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और कब ये हुआ था, 1985 में दल बदल कानून आया था। चलिए इसके बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं पॉइंट वाइज करके। देखिए, दल बदल जो कानून है ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1985 में जोड़ा गया था। और आया कब था, 1985 में। और किस अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को। तो ये पॉइंट 3 पॉइंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। चलिए जितने भी सरकार के द्वारा लाई गई अधिनियम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको पॉइंट वाइज करके आपको हम दिखाते हैं। चलिए आपको ये याद रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 जो लागू हुआ था, वो लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था, 1997 में लागू किया था। और विश्व का पहला जो देश था सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला, वो स्वीडन था, 1766 में लागू किया था, ठीक है। चलिए अब हम आपको सारे अधिनियम बताते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सब। चलिए देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010, एकदम याद कर लेना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में ये आता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। अगला देखिए जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है। और ये याद रखना है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में, घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2005 में। और भारत सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी अधिनियम कब लाया गया था, 2017 में। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, 2005 में, ये आपको याद रखना है। और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जो है 1923 में आया था। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब आया था, 1923 में आया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अगला जो प्रश्न है वो गैर कांग्रेसीवाद का नारा किसने दिया था, या गैर कांग्रेस का वाद का नारा किसने दिया था, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।